हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में। यहाँ हम लेटेस्ट केस लॉस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और इन लेटेस्ट केसेस को आप अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं ये भी हम समझते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला केस है आफ्ताब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी से रिलेट करता है। कैसे हम यूज करेंगे इसे हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब इस केस में क्या हुआ, एप्लीकेंट आफ्ताब जी को अरेस्ट किया गया आईपीसी के सेक्शन 366 में और यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के सेक्शन 3 एंड 5 क्लॉज 1 में। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेल ग्रांट कर दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल। जब एपेक्स कोर्ट बेल ग्रांट करता है तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट लोअर कोर्ट करता है। गाजियाबाद सेशंस कोर्ट से ये बेल एग्जीक्यूट होनी थी। सेशंस कोर्ट ने 27 मई को रिलीज ऑर्डर भी इशू कर दिया, जिसमें सारी नेसेसरी डिटेल्स थी। डिटेनी का नाम, उसके पिता का नाम, क्राइम नंबर, पुलिस स्टेशन के डिटेल्स और सेक्शंस जो जिनसे उसे चार्ज किया गया है। बस एक छोटी सी कमी रह गई। सेक्शन 3 एंड 5 क्लॉज 1 की जगह 3 एंड 5 ही मेंशन हो गया। इस सब सेक्शन 1 को ऐड नहीं किया गया, विच वॉज अ माइनर टाइपो। प्रिजन ऑफिशियल्स ने इस टेक्निकलिटी के बेसिस पर रिलीज डिनाई कर दी। उनका कहना था कि भाई सेक्शन 5(1) की जगह सिर्फ 5 मेंशन हो गया है, ये एक टेक्निकल एरर है, ये एक क्लरिकल मिस्टेक है, हम रिलीज नहीं दे सकते। जेल का जो जेलर जो था उसने करेक्शन के लिए अप्लाई भी किया कि रिलीज ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए, नेक्स्ट डे ही कर दिया था, लेकिन रिलीज ऑर्डर के मॉडिफिकेशन का डिस्पोजल नहीं हो पाया और बेल आने के बाद भी ये आफ्ताब जी 28 दिन तक जेल में ही रहे। फाइनली इन्हें रिलीज किया गया, लेकिन तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को का कॉग्निजेंस लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली सबसे पहले तो जेल सुपरिटेंडेंट गाजियाबाद जेल को के फिजिकल प्रेजेंस को और यूपी डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स को वर्चुअली अपीयर करने के लिए कहा और उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए गए। कोर्ट का कहना था कि पर्सनल लिबर्टी एक कोई ऐसी साधारण सी आम सी चीज नहीं है जिसको यूं ही लाइटली ले लिया जाए। इट इज टू वैल्यूएबल, इट इज सो वैल्यूएबल कि छोटी मोटी माइनर टेक्निकलिटीज के बेसिस पे आप इसे इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक यूजलेस है या कोई इररेलेवेंट एरर है जो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट कोई असर नहीं डाल रहा ऑर्डर पे या जजमेंट पे, तो आप उसे कंसिडर मत कीजिए। उस ऑर्डर की स्पिरिट के सिग्निफिकेंस को समझिए, स्पिरिट को और सिग्निफिकेंस को समझिए। आप ये देखें कि जो ऑर्डर का एजेंडा था, ऑब्जेक्टिव था, जो ऑर्डर करना चाह रहा था, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट कीजिए। जनरली क्या होता है, ये जो अथॉरिटीज होती हैं स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट में, they take it upon themselves to make sure that people are punished। भले ही उनका जजमेंट ना आया हो, भले ही उनका कन्विक्शन ना फाइनल हुआ हो, वो जेल में हो, अंडर ट्रायल हो, लेकिन फिर भी इनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं कि हम लॉ को इतना स्ट्रिक्टली नैरोली इंटरप्रेट करेंगे कि इन्हें जेल में रखने की कोई भी अगर हम वजह क्रिएट कर सकते हैं तो हम उस वजह को क्रिएट करेंगे। ऐसा बहुत देखा जाता है, मतलब इट इज अ प्रॉब्लम, अ menace that is so usual, so common that people have even started to expect it from these authorities कि भाई ये तो होगा ही, which is not a good thing if you ask। कोर्ट ने स्टेट किया कि एज लॉन्ग एज बेसिक पर्टिकुलर्स अवेलेबल हैं और कोई डिस्प्यूट नहीं है इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन में, तो कोर्ट ऑर्डर्स की निट पिकिंग करना और उनको इम्प्लीमेंट करने से मना कर देना बहुत ही गलत काम है। और इस बहाने से इंडिविजुअल्स को जेल में रखना इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और कोर्ट ने सिविल कंटेम्प्ट की भी धमकी दी कि सिविल कंटेम्प्ट भी हो जाएगा अगर आप छोटी छोटी गलतियों पे हमारे ऑर्डर्स को डिनाई करने लगेंगे। तो कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भले भले ही सब सेक्शन को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन क्या उसका नॉन मेंशन एक वैलिड ग्राउंड है प्रिजन ऑफिसर्स के रिफ्यूजल के लिए? क्या वाकई आपको इस छोटी सी गलती पर एक व्यक्ति की लिबर्टी को उससे छीन लेना चाहिए था? और कंसर्न भी एक्सप्रेस किए गए कि आप किस तरह का मैसेज भेज रहे हैं। आप लोगों को छोटी मोटी
गलतियों पर इतने नैरोली लॉ को इंटरप्रेट करके बेल ऑर्डर्स को, रिलीज ऑर्डर्स को ऐसे ब्लेटेंटली डिनाई करके उसमें टाइपोग्राफिकल एरर्स और टेक्निकलिटीज को निटपिक करके आप लोगों की लिबर्टी को डिनाई कर रहे हैं। आप लोगों के सामने क्या मैसेज भेज रहे हैं कि आपका एनफोर्समेंट ऐसा है कि आप बहुत ही ज्यादा विम्सिकल हैं, कि आप छोटी छोटी गलतियों को पिक करते हैं और फिर कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने से मना करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर वी सेंडिंग टू द सोसाइटी कि भाई छोटी छोटी विम्सिकलिटी के बेसिस पर जुडिशरी का सैंक्टिटी ही डिनाई कर दिया जाता है, जुडिशियल ऑर्डर्स को डिनाई कर दिया जाता है। दिस सेट्स अ वेरी डेंजरस प्रीसिडेंट, इट सेंड्स रॉन्ग सिग्नल टू द सोसाइटी, और सोसाइटी और लीगल फ्रेटर्निटी के बीच में जो बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं वायलेट होता है। कोर्ट रिमाइंडेड प्रिजन ऑफिशियल्स कि ये उनकी प्राइमोर्डियल ड्यूटी है कि वो ऑर्डर्स को ओबे करें, भले ही वो ऑर्डर गलत हो। Court termed the entire episode as unfortunate and preposterous, noting that each stakeholder was aware of the offense. सबको पता था कि offenses क्या हैं, क्राइम नंबर क्या है, सेक्शंस कौन से हैं जिनसे एप्लीकेंट को चार्ज किया गया है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो भी गई है, मिसटाइप हो भी गई है, तो उस पर इतना ज़्यादा अ, बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस पे इतना उस पे उससे स्टिक कर जाने की और आर्टिकल 21 को वायलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कोर्ट emphasized the importance of respecting individual liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. अब ये जो केस है ये प्राइमरीली आर्टिकल 21 के ऊपर ही है ना? हेबियस कॉर्पस, इलीगल डिटेंशन, आर्टिकल 21 बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन आप इस केस को हर जगह फिट कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 21 बहुत डायनामिक है और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जितना डायनामिक ये राइट है उतना ही डायनामिक आपका आंसर भी होना चाहिए। ये एक ऐसी फ्रीडम है जो कॉन्स्टेंटली डेवलप होती है, कॉन्स्टेंटली ये आगे बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ नए नुआंसेस, डिमेंशंस इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और आपके आंसर्स में वही डिमेंशंस होने चाहिए। वो पुराने केसेस बहुत अच्छे हैं, उन्हें भी साइट कीजिए, लेकिन जो नए डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ इस आंसर को लिखिए। तब पता चलेगा कि आप एक डायनामिक जज बन के निकलेंगे कि आपका आंसर कितना प्रोग्रेसिव है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना अपडेटेड है और ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिलेंगे। रैंक वारंट हो जाती है ऐसे अप्रोच से। सेक्शन 479 बीएनएसएस, आपको इस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि लॉन्ग आंसर का सेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इस सेक्शन में इसको कोट करना इज नॉट रियली, you don't have to quote this case law if an answer comes or a question comes on this section. सेक्शन पढ़ लेते हैं। ये प्रोविजन है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की रिलीज के लिए इन केस उन्होंने 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट को ऑलरेडी काट लिया है ना, अपने स्पेसिफाइड ऑफेंस का, स्पेसिफाइड पनिशमेंट का अगर 1/3 वो ऑलरेडी बिता चुके हैं जेल में, तो फिर उनको रिलीज कर दिया जाता है। दे आर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। न्यू प्रोविजन ऐड किया गया सबसेक्शन 2 में, जहां पे ये कहा गया कि अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर ऑलरेडी किसी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल का पार्ट है या मल्टीपल केसेस की इंक्वायरी, ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उसे बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेंजरस आदमी है, एक रिपीट ऑफेंडर है, सो ही शुड बी टेकन दैट वे। आर्टिकल 21 यहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिर सब सेक्शन 3 को भी ऐड किया गया, जिसमें ये प्रोवाइड किया जाता है कि बेल ग्रांट की जाती है ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। कंडक्ट पे, डिमीनर पे, बिहेवियर पे सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो रिपोर्ट तैयार करता है और बेल दी जा सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स बेल कंडीशंस के साथ आते हैं ना, कि बेल क्यों डिनाई कर दी जाती है, कि भाई ये भाग सकता है, एविडेंसेस के साथ टेम्पर कर सकता है। तो उस आदमी का कंडक्ट, डिमीनर, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर इनमेट्स, ये सारी चीजें नोट की जाती हैं और उनके बेसिस पे सुपरिटेंडेंट ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई इस आदमी को जेल के बाहर रखना सही होगा या नहीं, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे बेल देनी है या नहीं, कहीं ना कहीं कोर्ट डिसाइड करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल की बात नहीं कर रहे। व्हाट इज द राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स अंडर डिफरेंट लॉज इन इंडिया? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो कि अब बीएनएसएस हो चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, बीएनएसएस, उसमें इन सेक्शंस का अलग नंबर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस क्या क्या हैं, आप उन्हें जरूर पढ़ लें, ठीक है। सीआरपीसी में राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 50 में दे रखी थी, राइट टू प्रॉम्प्ट जुडिशियल रिव्यू, जहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है 24 आवर
कोई अननेसेसरी डिले नहीं। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग इंटरोगेशन 41D। राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। फ्री लीगल एड सेक्शन 304 में दे रखी थी, जैसे स्टेट फंड करती है। डिटेंशन के दौरान भी कुछ प्रोसीजरल राइट्स हैं। सेक्शन 54 मेडिकल एग्जामिनेशन वारंट करता है, जैसे जो प्रिजनर है वो खुद रिक्वेस्ट कर सकता है इफ इट में प्रोवाइड एनी एक्सकल्पेटरी एविडेंस। मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट अरेस्टेड पर्सन को फर्निश करनी चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिक्वेस्ट मेड फॉर वैक्सेशन और डीले। राइट टू डिग्निफाइड सर्च 51 क्लॉज 2 फीमेल प्रिजनर्स को सिर्फ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ही या फीमेल ऑफिशियल्स ही सर्च कर सकती हैं। सर्च को डिसेंसी कंसिडर करते हुए कंडक्ट करना जरूरी है। तो ट्रायल से रिलेटेड राइट्स हैं। राइट टू प्रेजेंस ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स के दौरान प्रेजेंस आपका राइट। ऑल एविडेंस मस्ट बी टेकन इन अक्यूज्ड प्रेजेंस। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंस थ्रू लीगल काउंसिल व्हेन पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद। राइट टू एक्सेस केस डॉक्यूमेंट्स। राइट टू अपील, जो कि चैप्टर 29 का मतलब चैप्टर 29 में है ये सब। स्टैट्यूटरी राइट टू अपील इन प्रिस्क्राइब्ड केसेस। वेलफेयर राइट्स। राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट सेक्शन 55A। भारतीय न्याय संहिता में भी ये सेक्शंस हैं। सेक्शन 258 कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी who know that he is acting contrary to law. Then rights, section 4, section 27, health and medical rights, section 24, healthcare for sick persons, prisoners, section 37, right to private maintenance, section 31, right to work, section 34. ये सारे के सारे नए लॉ में दिए गए राइट्स हैं। इन्हें एकदम रटना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। मतलब प्रोसीजरल लॉ से भी प्रीलिम्स में सवाल आ जाते हैं, बिल्कुल पूछ ही लिया जाता है कि कौन सा राइट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोसीजरल राइट्स, तो उनसे तो प्राइम प्रीलिम्स में सवाल आ ही जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें पढ़ें। देखिए, क्रिमिनल लॉ चेंज हो गया है और कौन से सेक्शंस अब याद करने हैं उन्हें आप इसी बेसिस पे याद कीजिए कि जो सेक्शंस आपको पहले याद करने पड़ते थे, चाहे एविडेंस हो, पीनल कोड हो या फिर प्रोसीजरल लॉ, उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस आपको अभी याद करने हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो वही कंसेप्ट्स अब किस सेक्शन में दे रखे हैं, वो कंसेप्ट्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, बस सेक्शन नंबर चेंज हो गया। तो उन्हीं कंसेप्ट्स को डिफरेंट सेक्शन के साथ याद कीजिए, ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, गांजा सीड्स एंड लीफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट पे है। किलो सुब्बाराव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इस केस में हुआ क्या, बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पेटिशनर्स हैं किलो सुब्बाराव, जिनकी एज है 48 साल, और उनकी वाइफ किलो ज्योति, जो 35 साल की हैं। दोनों वेलप्पन विलेज में कल्टिवेटर्स हैं और एएसआर डिस्ट्रिक्ट में पेटिशन को फाइल किया गया। अब केस में क्या हुआ कि इन्होंने रेगुलर बेल अप्लाई करी थी, सेक्शन 480 एंड 483 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पिटिशन रिलेट करती है क्राइम नंबर 1 2025 which was registered at this पुलिस स्टेशन। अब क्राइम के अकॉर्डिंग चार्जेस लगाए गए थे सेक्शंस 20B क्लॉज 2 क्लॉज C एंड सेक्शन 25 रेड विथ सेक्शन 8C ऑफ एनडीपीएस एक्ट। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि पेटिशनर्स के पास 32 केजी गांजा मिला है, ठीक है, और हस्बैंड एंड वाइफ ने ये गांजा उड़ीसा से खरीदा सस्ते दाम पर, और इनका प्लान था कि ये आंध्र प्रदेश में इसे प्रॉफिट पे बेचेंगे, ठीक है। पुलिस अथॉरिटी ने वो पूरा का पूरा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस सीज कर लिया, पोजेशन में ले लिया, और पेटिशनर्स वर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एडवोकेट। काउंसिल ने जो आर्गुमेंट दिया, वो आर्गुमेंट इस केस का सबसे बढ़िया फीचर है। डिफेंस काउंसिल का कहना था कि जो कॉन्ट्राबैंड सीज हुआ है वो गांजा नहीं कहला सकता। क्यों? गांजा की डेफिनेशन दे रखी है कॉन्ट्राबैंड में, है ना, और बहुत क्लियर डेफिनेशन है। डिफेंस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इस केस में, वो इस केस का सबसे बढ़िया फीचर है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। डिफेंस ने कंटेंड किया कि गांजा की डेफिनेशन दे रखी है एनडीपीएस एक्ट में, एंड इट इंक्लूड्स द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ दैट प्लांट, फ्लावरिंग टॉप्स, ठीक है। और उसमें स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है कि अगर लीव्स, फ्लावर्स, नट्स, स्टेम्स
फ्लावरिंग टॉप से अलग हैं, मतलब फ्लावरिंग टॉप से जुड़े हुए नहीं हैं। उन फ्लावरिंग टॉप अगर पूरा है, जैसे उसमें डंठल भी है, उसमें लीव्स भी हैं, तो वो फिर पूरा कॉन्ट्राबैंड हो गया। बट अगर अलग अलग है, जैसे फ्लावरिंग टॉप अलग है लेकिन पत्तियां अलग हैं, डंठल अलग है, रूट्स अलग हैं, नट अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो वो गांजा की डेफिनेशन में नहीं आता। भले ही वो गांजा पौधे का ही पार्ट है, बट इट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज गांजा, क्योंकि वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस नहीं है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग टॉप है, विच इज यूज्ड फॉर दैट इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। ओके, मैंडेटरी लीगल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया सीजर में। क्यों? क्योंकि जब पुलिस ने उस गांजे को वे किया तो पूरा वे कर दिया, और वे करके कहा कि 32 केजी का गांजा है, और ये नहीं देखा कि उसमें कितना फ्लावरिंग टॉप है, कितनी पत्तियां हैं, कितने डंठल हैं, कितने नट्स हैं, कितने स्टेम्स हैं, ये सब नहीं देखा। पूरा का पूरा वे कर दिया। गांजा की डेफिनेशन में सिर्फ फ्लावरिंग टॉप्स आते हैं, और उनमें पत्ती, डंठल, स्टेम, लीव्स, नट्स, फ्लावर्स सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इफ दे आर ऑल सेपरेट, राइट? सो इफ यू आर वेइंग द कॉन्ट्राबैंड, मेक श्योर दैट यू आर वेइंग द कॉन्ट्राबैंड विच इज एक्चुअली कॉन्ट्राबैंड एज पर द डेफिनेशन। बाकी जो एंसिलरी एक्स्ट्रा बिट्स एंड पीसेस हैं जो कि डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, आप उनको वे में मत लाओ, मतलब उनको वजन में मत तोलो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपने भुट्टे खरीदे, ठीक है? अब भुट्टो का उसने वजन किया तो उसमें जो ऊपर छिलके विलके होते हैं उनका भी वजन कर लिया। छिलके तो आप नहीं खाएंगे, खाने वाला जो पार्ट है वो मिडिल का पार्ट है, कॉर्न कॉब है, कायदे में उसी का वजन होना चाहिए बिकॉज वो कंज्यूमेबल है, बाकी तो सब कुछ फिक जाता है ना? तो यही उनका भी कहना था कि जो एक्चुअल कंज्यूमेबल है, जो एक्चुअल डेफिनेशन में फॉल करता है, फ्लावरिंग टॉप जो प्रोहिबिटेड कॉन्ट्राबैंड है, उसको वे करो ना अलग से, सब चीज अलग अलग करो, और फिर देखो कि 32 केजी होता है कि नहीं। अब 32 केजी का इशू क्या था? 32 केजी 32 केजी इज द कमर्शियल क्वांटिटी, ठीक है? और कमर्शियल क्वांटिटी जब कॉन्ट्राबैंड की पुलिस सीज करती है तो बहुत ही सीरियस चार्जेस लगते हैं, नॉन बेलेबल चार्जेस लगते हैं, और नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, 10 साल से ऊपर का पनिशमेंट। तो इसीलिए कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर पुलिस थोड़ी सी स्केप्टिकल हो जाती है। पेटिशनर ने आर्ग्यू किया कि पुलिस अथॉरिटीज ने लीव्स, फ्लावर्स, नट्स, स्टेम्स को फ्लावरिंग टॉप से सेपरेट नहीं किया है कॉन्ट्राबैंड को वे करते वक्त, और सेक्शन 37 में कोई प्रिजम्पशन, एडवर्स प्रिजम्पशन नहीं लिया जा सकता क्योंकि आपने प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं किया। सेक्शन 37 जो है वो एक प्रिजम्पशन क्रिएट करता है रिगार्डिंग सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है एडवर्स प्रिजम्पशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन केसेस इन्वॉल्विंग कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अब सोचने वाली बात है, अगर एक एडवर्स प्रिजम्पशन आप अक्यूज्ड के अगेंस्ट रख रहे हैं तो आप ये भी तो इंश्योर कीजिए कि आपने प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो किया, डेफिनेशन के हिसाब से आपने सब कुछ वे किया, और तब फिर आपने एडवर्स प्रिज्यूम किया कि कमर्शियल क्वांटिटी है, ऑब्वियसली खरीदने बेचने के लिए ही लिया गया है, और इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दो, ठीक है? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए, उन्होंने बेल एप्लीकेशन को बहुत वेहेमेंटली अपोज किया और ये आर्ग्यू किया कि केस में कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस की, और इसलिए पिटिशन को बस इसी बेसिस पे डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि ऑफेंस का नेचर बहुत सीरियस है। जिस हिसाब से क्वांटिटी सीज की गई है उस क्वांटिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। दीज आर प्रॉपर ड्रग पेडलर्स, और इनको आप शह दे देंगे अगर आप इन्हें बेल पे रिलीज करते हैं। तो 32 केजीज को आप इतना लाइटली मत लीजिए, पनिश देम अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को एक्चुअली एग्जामिन किया एनडीपीएस एक्ट में, और बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस दिए रिगार्डिंग द स्कोप एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 3 बी of NDPS defines ganja as the flowering or fruiting tops of the cannabis plant excluding seeds, leaves when not accompanied by the tops। तो सीड्स और लीव्स अगर टॉप से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो गांजा की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इवन स्टेम्स, फ्रूट्स, नट्स फॉर दैट मैटर, अगर फ्लावरिंग टॉप से जुड़े हुए नहीं है, फूल से जुड़े हुए नहीं है, तो वो गांजा की डेफिनेशन में नहीं आ सकते। सिर्फ फूल है गांजा, और अगर फूल पूरा का पूरा डंठल के पत्तियों के साथ है
तो भी वो गांजा है। लेकिन अगर फूल बाकी पार्ट से अलग है तो सिर्फ फूल ही गांजे की डेफिनेशन है, फूल ही कैनबिस है, बाकी सब कैनबिस नहीं है। जब आप वजन कर रहे हैं तो आप उस साइकेडेलिक सब्सटेंस को वे कीजिए। अगर वो किसी से जुड़ा हुआ है तो साथ में वे कर दीजिए, बाकी अगर कुछ अलग थलग है तो उसे साथ में उसके वे मत कीजिए, गलत क्वांटिटी आ जाएगी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गांजा की जो डेफिनेशन है इट एनकम्पासेस ओनली द फ्लावरिंग और द फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनबिस। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन एक्सप्रेसली सीड्स और लीव्स को एक्सक्लूड कर देती है अगर वो टॉप से जुड़े हुए नहीं हैं। कोर्ट ने ये एम्फोसाइज किया कि भाई डेफिनेशन बहुत रेस्ट्रिक्टिव है नेचर में और सीड्स और लीव्स को इंक्लूड नहीं कर रही है अगर वो सेपरेट है तो। लेजिस्लेचर ने डेलिबरेटली इसके स्कोप को लिमिट किया हुआ है ताकि एक्चुअल कमर्शियल क्वांटिटी और नॉन कमर्शियल क्वांटिटी को क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सके। और किसी छोटे मोटे कैनबिस, जैसे छोटा मोटा किसी के पास कुछ मिल गया है या फिर गलती से, क्योंकि वीड होता है, इट्स जंगली पौधा होता है, वो गलती से अपने आप उग भी जाता है, लोग नहीं पहचानते, तो ऐसा भी कुछ हो गया है तो जबरदस्ती किसी को पनिशमेंट ना मिले। ओनली प्रॉपर पीपल इन्वॉल्व्ड इन ड्रग पेडलिंग और ड्रग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेलिंग एटसेट्रा शुड बी पनिश्ड बाय दिस लेजिस्लेशन, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन है, बहुत सीवियर पेनल्टीज एंटेल करता है। Court identified significant procedural deficiencies in the investigation process. Upon examination of the record, the court observed that the police authorities had failed to segregate the flowering tops from the plant material while weighing the contraband substance. पूरे contraband को एक साथ weigh कर दिया। ये भी नहीं देखा कि फूल पत्तियां सब अलग अलग तो नहीं है, जुड़े हुए हैं। They did not care for it. They did not comply with the act. Court found the police, while weighing the contraband, did not separate the leaves, flowers, nuts, and stems from the flowering tops as required by the proper procedure. The failure to follow the mandatory segregation was deemed significant by the court. ये जो failure है, ये साधारण failure नहीं है, बहुत significant है, इसे ignore नहीं किया जा सकता। दोनों पार्टीज ने जो सबमिशंस दिए थे उनको कंसिडर किया गया, थरोली एग्जामिन किया गया एंड दे परसूड द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वेरी डीपली। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया पेटिशनर काउंसिल्स के आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी को और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन को भी एक्नॉलेज करते हुए कहा कि आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। आप वाकई जो चीज नहीं है डेफिनेशन का पार्ट, उसे जबरदस्ती डेफिनेशन का पार्ट बना के सजा को बढ़ा नहीं सकते। कोर्ट ने नोट किया कि लर्नेड काउंसिल जो पेटिशनर्स की तरफ से आए हैं उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया है कि डेफिनेशन जो है वो बहुत लिमिटेशंस के साथ आती है। कोर्ट ने ये भी अग्री किया कि डेफिनेशन अपने एम्बिट में सिर्फ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स को रख रही है, तो जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग टॉप नहीं है वो गांजा भी नहीं है। कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डेफिनेशन एक्सक्लूड सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट अकम्पनीड। वही बात बार बार, तो जब आप एविडेंस को वे कर रहे हैं तो प्रोसीजरल लैप्सेस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सारे एविडेंस को वे करने के बाद, प्रोसीजरल लैप्सेस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने डिटरमाइन किया कि भाई जस्टिफिएबल ग्राउंड्स हैं, पिटिशनर्स को बेल पे रिलीज किया जा सकता है और उन्हें बेल दे दी गई, ठीक है। कोर्ट फाउंड मेरिट इन पिटिशनर्स आर्गुमेंट्स एंड नो एडवर्स प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 737 कुड बी ड्रॉन, क्योंकि खुद आपने प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के साथ सीज को कंडक्ट किया। ओके, कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि क्रिमिनल पिटिशन merited allowance based on legal and procedural grounds established during the hearing और बेल दे दी गई। अब क्या क्या रेलेवेंट प्रोविजंस हैं इसमें इन्वॉल्व? सेक्शन 8C ऑफ द एनडीपीएस, ठीक है, 20B क्लॉज 2 क्लॉज C, सेक्शन 25 ऑफ द एनडीपीएस। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। हालांकि एनडीपीएस किसी भी स्टेट का सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, लेकिन ये करंट का सिग्निफिकेंट पार्ट है और ऐसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा तो जा ही सकता है अगर कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है या फिर न्यूज़ में चल रही होती है कोई चीज़, है ना। और जब इस तरह से आप आंसर्स लिखना शुरू करते हैं कुछ ऐसे इवेंट पे जो कि करंट है और आपका अवेयरनेस और आपकी ओवरऑल आप कितना एजाइल रहे हैं, जनरली करंट इवेंट्स को लेकर कितना अवेयर रहे हैं, उसको जब टेस्ट करता है तो इस तरह के केसेस को आप ऐड कर सकते हैं अगर कहीं फिट हो जाता है तो
एग्ज़ैक्टली आप इसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। कोई और अगर आपका सवाल है तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट्स में लिख दीजिए, आपको जवाब मिलेगा। आई होप आपको सब समझ आया है। अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह से करंट लीगल इवेंट्स को डिस्कस करते हुए। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।